अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, पंजाब के अंदर जो क्राइसिस है वो अब भी बरकरार है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक जानिब कहा जा रहा था काफ लीग और तहरीक इंसाफ एक पेज के ऊपर हैं। असम्बली तहलील करने का मामला हो, एतमाद का वोट लेने का मामला हो या वजारत आला से दस्तबरदार होने का मामला हो, दोनों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जैसे ये कहा कि एतमाद का वोट लिया जाए तो परवेज़ इलाही साहब ने खुलकर उसकी मुखालिफत भी की है और ये भी कहा है कि गवर्नर का ये जो ऑर्डर था इसी को हम मानते नहीं हैं, तो फिर उनकी डायरेक्शन पर अमल क्यों करें। इसके अलावा ये भी काफ लीग की तरफ से तहरीक इंसाफ को कन्वे किया जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए, जबकि तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब बज़िद है कि 11 तारीख के बाद एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए काफ लीग का जो वज़ीर आला है उनके पास, और एतमाद का वोट अगर वो नहीं लेते तो असम्बली तहलील अगर वो नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ों की ऑप्शन को भी यूटिलाइज़ कर सकती है। आज जो इजलास हुआ है पंजाब असम्बली का, इसमें वज़ीर आला की तरफ से एतमाद का वोट ना लेने पर हमने देखा शोर शराबा होता रहा, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब वहाँ पर मौजूद थे गैलरी के अंदर और उनके ख़िलाफ़ भी आज नारेबाजी होती रही। तो देखा यही जा रहा है कि एतमाद का वोट लेने पर तहरीक इंसाफ काफ लीग को शायद कायल नहीं कर पाई। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अली साहब मौजूद हैं, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। समीना खावर हयात साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब की, आपका भी बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस है वो तो एक और डिबेट है, लेकिन इसका हल कैसे होता हुआ आप देख रहे हैं। जिस तरह पहले हमने देखा डी नोटिफाई किया गया पहले वज़ीर आला को, एतमाद का वोट और अदम एतमाद की तहरीक एक साथ आ गई, फिर इजलास बुलाने पर मसला खड़ा हो गया। कानूनी ऑप्शंस क्या हैं जिसको यूटिलाइज करके हम इस क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब मैटर सब जुडिस है और 11 तारीख को केस कोर्ट में लगा हुआ है। ये सारी पॉइंट जिसपे पहले डिबेट्स होती रही हैं ये वो कोर्ट के सामने है। अब कोर्ट को इन चीज़ों में फैसला करना है कि उसको किस तरफ लेके जाना है। देखिए, इसमें जो मेन इशू है कि गवर्नर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो चीफ मिनिस्टर है वो कॉन्फिडेंस खो चुका है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का, तो वो उनसे कह सकते हैं कि आप जाके को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट लें। लेकिन इस पर डिबेट है कि वो सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, वो मेयर ओपिनियन नहीं हो सकती। वो मोर देन दैट उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या थी जिसपे वो कह रहे हैं कि जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये मैटर ये डिसाइड होना है, ये पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसाइड होगा। फिर एक नंबर 1 कि क्या उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि जी उनके पास ये थी कि चीफ मिनिस्टर खो चुके हैं अक्सरियत की सपोर्ट, नंबर 1। दूसरी बात जो इनको देखनी होगी कि ये सेशन जो था, अब देखें इसके अंदर जो जजमेंट्स वगैरह पहले भी मौजूद हैं कोर्ट की, वट्टू साहब के केस में और मुख्तलिफ केसों में, उसमें बात जो मेन आती है कि स्पेशल सेशन गवर्नर बुलाएंगे इस मकसद के लिए। अब ये एक डिबेट ये भी कोर्ट को फैसला करना है कि जो सेशन चल रहा था उसमें गवर्नर साहब ने जो कहा इनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, आया वो सही था या नहीं, इसके ऊपर भी फैसला होना है। जब ये सारी चीजें हो जाए, फिर एक रूल 22 है पंजाब असेंबली रूल्स ऑफ बिजनेस का। अब ये रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेम हुए हुए हैं, जो इनका स्टेटस आप देखिए बड़ा ऊंचा है, और उसके अंदर एक रूल 22(7) है 22 सब रूल 7, वो क्लियरली प्रोवाइड करता है कि गवर्नर साहब जब चीफ मिनिस्टर साहब से कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और वो अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो ये डीम हो गया, प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो अक्सियत खो चुके हैं। अच्छा। तो ये भी एक इशू है जिसको डिसाइड करना है कि गवर्नर साहब। लेकिन पहली बात है कि गवर्नर साहब ने क्या सही टाइम दिया, क्योंकि जजमेंट्स ये कि रीजनेबल टाइम, जो अगर आइन में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया होता तो जजमेंट्स ये है कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए, 1 दिन 16 घंटे 2 दिन का टाइम नहीं, उससे ज्यादा का टाइम हो। तो ये सब चीजें हैं जो कोर्ट के सामने है, कोर्ट को इन चीजों पे करना है। आबिद साहब, जो वजीर आला साहब की लॉजिक है कि गवर्नर साहब ने जो हुक्म दिया था हम उसी को नहीं मानते तो हम उनकी जो बात है उस पर अमल क्यों करें, ये साउंड है लॉ के नजर में? मैं नहीं समझता चीफ, तो आपके बैठे क्यों लिख के वो बताएंगी आपको, लेकिन मैं नहीं समझता चीफ मिनिस्टर साहब ने इस तरह की कोई बात कही। उनका देखें, स्पीकर ने अपनी एक रूलिंग दी, स्पीकर की रूलिंग है, स्पीकर रूलिंग दे सकता है, वो भी रूल्स ऑफ बिजनेस में प्रोवाइडेड है, 209 है, 209A है। तो उसके अंदर स्पीकर ने रूलिंग दी कि जी अभी सेशन है ही नहीं तो इसलिए वो नहीं करेंगे, और स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता अनलेस वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये भी एक चीज है जो कोर्ट को फैसला करना होगा कि क्या स्पीकर की रूलिंग का क्या इफेक्ट होगा इसके अंदर। उसमें चीफ मिनिस्टर ये नहीं कह सकते, क्योंकि आइन खुद एक चीज देता है कि अगर गवर्नर सेटिस्फाइड हो कि उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं वो मेजॉरिटी की अक्सरियत की
करेगी सपोर्ट, तो उनसे कह सकते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन पहले गवर्नर साहब को कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि जी उनके पास क्या ओपिनियन थी, क्या इन्फॉर्मेशन थी। ओपिनियन की मेयर ओपिनियन, उनका दिल नहीं चाह के आज मेरा दिल है कि जी आप लें जाके वोट, इस तरह नहीं हो सकता। उनको ये बड़ा ऊंचा बार है इसके ऊपर, इनके ऊपर कि जी आप बताएं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी जिस पे आपने ये कहा और आपने ये ट्रिगर किया इस पे। फिर तीसरी एंड की जो चीज मैं आपसे कहना चाह रहा था, फिर ये देखना होगा अगर फर्ज करें उनके पास इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन, और चीफ मिनिस्टर साहब नहीं लेते और रूल 22 सब रूल 7 जो है 7 जो है उसके तहत वो डीम्ड होते हैं, तो उस पर गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं? क्या वो नोटिफिकेशन ना कर सकते? गवर्नर साहब ने जो डी नोटिफाई कर दिया इस तरह से, मैं समझता हूँ वो भी इस सिचुएशन में जो मैंने आपसे कुछ 3-4 पॉइंट्स कहे उसमें सही नहीं था। ये मेरी ओपिनियन है नेचुरल, बट फाइनल ओपिनियन तो अदालत की होगी। अदालत उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या कहती है। फिर अदालत खुद भी कह सकती है कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये जो मंजू भट्टू साहब का एक केस जो हमेशा साइट होता है 97 लाहौर में रिपोर्टेड है, वो PLD में हमारी जो किताबें होती हैं कानून की, उसके अंदर उनको देखना पड़ेगा कि जी आप उसके मध्य 2 या 18वीं तरमीम से पहले का है, उसमें पहले एक 135 हुआ करता था सब रूल 5, अब सब रूल 7 हो गया, बिल्कुल ठीक है, 130 का। तो ये सारी चीजें हैं जो कोर्ट के सामने उनको फैसला करना पड़ेगा कि क्या उनको जरूरत थी, अगर जरूरत थी और उन्होंने नहीं किया तो उसका क्या बेसिस एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आमिर साहब, आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि परवेज़ इलाही साहब की जो रिलक्टेंस है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे नंबर का ना होना है या फिर तहरीक इंसाफ से डिसएग्रीमेंट है? जी, अगर तो नंबर होता तो मेरे ख्याल से चौधरी साहब पुराने जांदीदा सियासतदान हैं, विद इन नो टाइम वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके तो उसे डिफ्यूज कर देते। जो गवर्नर की तरफ से एक बात आई है जिससे कि अगर एक सियासी बहरान पैदा होता तो डिफ्यूज किया जा सकता था। अगर उनके पास मेजॉरिटी होती तो रोज इजलास हो रहे हैं 186-87 मेंबर वो दिखा देते, क्योंकि उनके पास नहीं है इसलिए वो अब से रिलक्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ये भी नहीं चाहते कि वो फौरी तौर पे असेंबली को डिसॉल्व करने की तरफ जाएं। अब ये एक रिफ्ट तो उनके दरमियान है और ये नजर आ रही है ना चौधरी परवेज इलाही साहब को इमरान खान के ऊपर यकीन है, ये इख्तियार उसे देने के बावजूद कि जब आप कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे, और ना इमरान खान को चौधरी साहब के ऊपर यकीन है। और आपको पता है दोनों की बयानबाजी जिस तरह चलती है या मामला जिस तरह है वो आपके सामने। तो आमिर साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरा हो गया, ये जरदारी साहब ने पूरा करके दिया उनको? देखिए, जरदारी साहब के पास हमारे तो अपने जितने वोट हैं हम उन्हें दे देंगे। नहीं, इसके अलावा जो कोशिश हो रही थी नंबर पूरी करने की, वो देखिए नंबर पूरे करने की जरदारी साहब का चले अगर कहीं पे अच्छा किरदार होता है, मरकज में भी हमने अगर सारे इत्तेहादियों को साथ में लाया है तो ये तो आपका एक सियासी मुफाहमत का गुर है या आपका एहतराम है। हमारा एहतराम हर तरफ है। हमने कभी किसी के साथ जुबान दराजी नहीं की, किसी के साथ तानाजनी ऐसी नहीं की कि ताल्लुकात खत्म हो जाएं। आज देखें ना, क्यू लीग के साथ आज भी हमारे ताल्लुकात हैं, भले वो चौधरी शुजात साहब के साथ हों या चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हों। इतना कुछ होने के बावजूद आज तक चौधरी परवेज इलाही साहब ने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का एहतराम किया है। चौधरी मुअन्नस इलाही के मुश्किल तरीन वक्त में पीपल्स पार्टी ने उनके साथ खड़े हुए थे जब सब लोग उन्हें छोड़ गए थे। तो अगर जो आला ज़र्फ लोग होते हैं वो फिर याद रखते हैं कि किसने आपके ऊपर एहसान किया था, कौन मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ था। तो मैं समझता हूं कि जब भी चौधरी परवेज इलाही अपने बुजुर्गों के पास वापस आएंगे, यानी कि जब भी अपने घर वापस आएंगे, उन्हें चौधरी शुजात की बात माननी पड़ेगी और ला महल्ला फिर जो हमारे साथ इनका एग्रीमेंट था उसके तहत इन्हें चलना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं जो बड़ी बात है, अभी जुबैरी साहब ने बात की, कानूनी उन्होंने सारी आपके सामने चीजें रखी। मैं सिर्फ इतना बात कहूंगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ अगर कोई कानून आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो अहमियत इख्तियार करता है। इसी तरह रूल्स अहम नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन अहम है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार है गवर्नर का कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का करे, उसके लिए उसने कह दिया। और अब गवर्नर साहब की बात तो इस तरह साबित हो गई कि नजर आ रहा है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है चीफ मिनिस्टर के पास, होती तो वो ले लेते। आमिर साहब, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में डी नोटिफाई कर देने से क्राइसिस खड़ा होता है ना, इस तरह तो ये प्रेसिडेंट्स बन जाएगा, कोई गवर्नर भी इतना एम्पावर हो जाएगा कि वजीर आला को सुपरसीड कर जाएगा। विद इन 24 आवर्स हो गया ना, रिलीफ मिल गया, गवर्नमेंट कहीं नहीं गई जो डी नोटिफाई बिल्कुल नहीं गई, लेकिन प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश तो हुई ना सर। चले, वो एक अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना लॉ की, उस पर तो कोई ऐसी बात नहीं। वो तो
कोर्ट के अंदर मैटर है, लेकिन कोर्ट को ये डी नोटिफिकेशन जो था उसे खत्म करने से पहले ये भी तो फैसला करना था कि जो गवर्नर का आईनी इख्तियार है उस पर ना कोई कोर्ट कदगन लगा सकती है और ना उससे बचा जा सकता है। अगर आपने उनके नोटिफिकेशन को गलत किया तो जो पहला उनका ऑर्डर है उसकी कंप्लाइंस के लिए भी कह देते, रिजनेबल टाइम दे देते, 15 दिन का, इतने दिन की छुट्टियां मना रही है ना कोर्ट, तो इन्हीं छुट्टियों के अंदर कह देते 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते और जब इनकी तारीख आती तब तक फैसला हो जाता। ठीक है सर, इस पे जवाब लेंगे हम आबिद साहब से भी जी। ठीक है, इससे ओपिनियन ले लेंगे। समीना साहिबा, आपसे ये सवाल है कि अब काफ लीग के अगेंस्ट उंगलियां उठ रही हैं, आज असम्बली के अंदर भी एहतजाज हुआ है और अपोजिशन जो थी वो खासी नारेबाजी वहाँ पर कर रही थी एतमाद का वोट ना लेने कर। क्या लगता है कि जो लॉजिक है आपकी वो समझ नहीं आ रही किसी को, या फिर आपका प्रिंसिपल स्टांस है या नंबर नहीं है आपके पास? कैसे क्लैरिफाई करेंगे इस पोजीशन को? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। आबिद साहब ने बहुत डिटेल से आपको बिल्कुल वो बातें कही हैं जो चौधरी परवेज इलाही साहब का विजन है। बिल्कुल उन्होंने, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक आबिद साहब ने आपको बात बताई है। और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, नंबर 1 इंफॉर्मेशन क्या थी गवर्नर के पास? इंफॉर्मेशन ये थी कि दरेशक साहब जो मिनिस्टर हैं हमारे पीटीआई के, उन्होंने चौधरी साहब के साथ कैबिनेट मीटिंग में कोई मामला ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन करता हूं। अगले दिन ही गवर्नर साहब ने कहा, खत लिखा, और वो खत जब मैंने पढ़ा असेंबली में, वो जमा कराया उन्होंने, तो आप यकीन करें मैं हंस रही थी कि बचगाना बात जो आबिद साहब ने नोटिस की है, नंबर 1 एजेंडे पे पॉइंट अपने इस पॉइंट बातों में रखा, वो ये था कि जी मैंने जज किया है कि इनके बंदे इनका साथ नहीं दे रहे, तो लिहाजा मेरी ये जजमेंट है कि मैं इनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूव चलाने के लिए कहता हूं। भाई आप कौन होते जज करने वाले इस तरीके से? और क्या जजमेंट थी दरेशक साहब? वो अगले दिन ही वापस मिनिस्टर साहब को मना लिया चौधरी साहब ने, और वो मान गए। उन्होंने अपने सीट से रिजाइन नहीं किया था। और गवर्नर साहब ने लिख के ये भेजा लेटर, मैंने खुद पढ़ा है, वो उसमें लिखा हुआ है कि जी इनके बंदे इनसे मुनहरिफ हो रहे हैं, और ये चूंकि इन लोगों को आदत है मुनहरिफ लोगों को एक तरफ ले जाने की, उनको मराद देने की, उनको खरीदो फरोख्त करने की, चले आसान लफ्जों में मैं कहता हूं, तो लिहाजा गवर्नर साहब के पास हम क्यों, परवेज इलाही साहब में साफ एलानिया उन्होंने मुझे लाइन दी है कि हम क्यों गवर्नर के ना करदा, ये गवर्नर साहब के पास इख्तियार तब है जो आबिद साहब ने बताया, अगर असेंबली प्रोरोग हुई होती, असेंबली का इजलास मुलतवी हो रहा है, लिहाजा गवर्नर साहब अभी मजाज नहीं रखते थे ये डिस्कस करने के। जो रूल बताया है आबिद साहब ने, रूल उसका था रूल ऑफ प्रोसीजर का 2 सब क्लॉज 7, वो तब लगता है अगर असेंबली प्रोरोग हुई होती तो नया ऑर्डर वो कर देते गवर्नर साहब, हम मान लेते, अभी हम नहीं मान रहे। अच्छा समीना साहिबा, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरा हो गया है, उसके बाद चौधरी साहब ने लिख कर दिया हुआ है, परवेज इलाही साहब ने, कोई ये मेरे भाई आमिर ने कहा कि जी इनकी आपस में बन नहीं रही, बिल्कुल हमारे अलाए हैं। हाँ अलबत्ता 2 पार्टीज हैं, अपने अपने इख्तलाफात होते हैं, हम एंटी स्टैब्लिशमेंट एंटी जुडिशरी हम कोई बात नहीं करते, काफी ठीक है। अगर खान साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट बात करते हैं, जैसे पिछले दिनों में उन्होंने बाजवा साहब के लिए की, तो चौधरी साहब ने अललानिया टेलीविजन पे आके कह दिया कि हम अपने मौकफ से नहीं हटेंगे, वो हमारे मोहसिन है। समीना साहिबा, इस पर ओपिनियन दीजिए ना कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं हमारा नंबर पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कुछ अरकान पीडीएम से राब्ते में हैं वाकई, इसीलिए रिलक्टेंस भी है कि वोट ना कॉल किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट आपने मुजम्मिल रेज किया, मैं असेंबली में थी, अब मैं आपको बताऊं, फेडरल के ख्वाजा आसिफ, राणा सनाउल्लाह, तारड़ साहब और साद रफीक साहब, ये सारे, और मैं हंसूं, मैंने कहा आप सारे लोग फेडरल को छोड़कर और पंजाब में बंदे घेरने के लिए आए हुए हैं। हंस भी रहे थे हम, और साथ में उनसे बात भी सीरियस कर रही थी कि आपका ये काम है अब कि आप इधर आए, और हमारे 187 मेंबर्स पूरे थे, हमें पता है हमने किस टाइम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को मूव करना है असेंबली में। अगर आईनी तौर पर गवर्नर साहब आएंगे तो, अभी वो गैर आईनी मुअत्तल हुआ है फैसला, ये तो सब जुडिस मामला है, इसमें तो बहस ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये जाहिर है आपके अवाम के नोटिस में डालनी है ये बातें कि ये आईनी तौर पर मांग रहे हैं हमसे कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएं। क्यों हम लाएं? हम नहीं लाएंगे, जब लाएंगे जब
कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाएंगे और ये लोग देखें मईशत को कह रहे हैं जी बुरे हाल, डिफॉल्ट नहीं हम होने देंगे, हम आटे क्या बहरान है, इतने बुरे हालात से चल रहे हैं, और ये छोड़कर बजाय पास्को से राब्ता करने के स्मगल इन्होंने करा दिया आटा उधर, इनकी नेग्लिजेंस। ये सारे मिनिस्टर पंजाब असेंबली में आज बैठे हुए थे, ये मीडिया ने भी दिखाया है सब कुछ, तो हम तो वहां पे थे, मैं तो बोल रही थी उनसे कि आप अपना फेडरल डिपार्टमेंट छोड़ के पंजाब में बंदे घेरने के लिए आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया समीना खावर अयाज साहिबा, आमिर आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जो डिफेक्शन की बात हो रही है, जिसका खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नंबर पूरा नहीं है, ये डिफेक्शन एग्जीक्यूट कैसे होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद तो मुश्किल हो गया है, तो सिर्फ एक यही तरीका बचा है कि अरकान वोट के दिन आए ही ना, अपीयर ही ना हो, इसके अलावा तो कोई वे नहीं है ना सर? मेरे ख्याल से आप सही फरमा रहे हैं, यही तरीका है, लेकिन देखिए वो डिफेक्शन तो हो नहीं सकती, क्योंकि डिफेक्शन को उन्होंने होल्ड कर लिया है कि अगर कोई पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ कोई वोट डालने जा रहा है, उसका वोट वो डाल ही नहीं सकता। जजमेंट ये आ गई। पहले तो एक ओपिनियन थी कि जी वो वोट डालेगा, उसके बाद फिर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स होगी। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कह दिया है कि जी वो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, वो वोट ही नहीं कर सकता। तो एक तरह से डिफेक्शन को उन्होंने पहले ही रोक दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट की उसमें रूलिंग आ गई है। अब किस तरह से देखिए, उन्होंने दो, जहां तक मुझे याद पड़ता है, और ये बड़ी अच्छी बात समीना बीबी ने कही, मुझे इसका इल्म नहीं था। अगर ये ग्राउंड था कि एक मिनिस्टर ने रिजाइन किया जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मेरे ओपिनियन में अब उनको लेना चाहिए, तो ये बिल्कुल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो केस मैंने आप पे जिसका जिक्र किया मंजूर भट्टू साहब के केस का, उसमें कई पूरी कैबिनेट ने तकरीबन रिजाइन कर दिया था। कोर्ट ने होल्ड किया, फुल बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि ये कोई ग्राउंड नहीं है कि अगर पूरी कैबिनेट भी रिजाइन कर दे, क्योंकि ये कोई ग्राउंड नहीं है कि ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। तो ये अगर एक मिनिस्टर रिजाइन पे करने वाले हैं, तो आई एम श्योर कोर्ट इस बात को मद्देनजर रखते हुए, उस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए फैसला देगी कि उनकी ओपिनियन, तो अगर उनकी वो ओपिनियन, उनकी ये सेटिस्फेक्शन ही अगर इस पे बेस्ड है, तो मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि वो सेटिस्फेक्शन सही नहीं थी। अगर बेसिस ही उनका नहीं है, तो उनका कहना कि वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस देना, वो मैं समझता हूँ कानूनी गलत हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट द कोर्ट हैज टू से। दूसरी बात आपने कहा कि नंबर वो नहीं आए, उसको देखना होगा कि जी कौन आता है कौन नहीं आता। लेकिन इन्होंने दो रेजोल्यूशंस मूव की थी जहां तक मेरे इल्म में। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने गवर्नर साहब ने कहा, दूसरी इन्होंने नो कॉन्फिडेंस भी की थी, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। अच्छा, अब नो कॉन्फिडेंस में तो आप कर सकते हैं ना, जाके आपने वो दी थी, आप उसको रखते कि जी नो कॉन्फिडेंस आप अभी ला सकते हैं, आपने लाई, आपने वो विड्रॉ कर ली। तो मेरा ये व्यू है कि ये इस वक्त देखना यह है कि नंबर गेम पूरे हो नहीं। नंबर गेम का उस वक्त इशू आएगा जो आप फरमा रहे हैं, जब वो सेशन बुला लिया जाए। अब सेशन, मेरा व्यू है कि इस जो कंडीशन अभी समीना बीवी ने बताई कि ये ग्राउंड था, तो उस पे उनकी सेटिस्फेक्शन, कोर्ट इस नतीजे पे अगर उसको उस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए 5 मेंबर बेंच का सामने सुन लिया, वो 3 मेंबर बेंच का फैसला था, तो हो सकता है वो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, जो भी उनका फैसला रिव्यू हो सकता है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका, अपना अपना पॉइंट ले सकते हैं, वो इस नतीजे पहुंच सकते हैं कि जी नहीं, अगर एक मिनिस्टर कर दिया, गवर्नर है, उसकी सेटिस्फेक्शन सही है, कोर्ट कह सकती है, मतलब उनका सवाबदीद है उनका। लेकिन लीगली पोजीशन ये है कि ग्राउंड्स हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, ग्राउंड सब्सटेंशिएट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया। अब आमिर साहब, आपसे ये सवाल है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि सिस्टम अब भी न्यूट्रल नहीं है, सियासी इंजीनियरिंग जारी है, और आपकी पार्टी को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो बाप पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, ये इसी इंजीनियरिंग का नतीजा है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि फ़ायदा आप उठा रहे हैं इससे, न्यूट्रलिटी नहीं है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? इमरान खान किस किस्म की न्यूट्रलिटी चाहते हैं? अगर कोई न्यूट्रल हो जाए तो वो उसे जानवर कहते हैं। अब कौन सा, मतलब वो किसे चाहते हैं कि वो न्यूट्रल होकर जानवर बने? पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान न्यूट्रलिटी उसी को मानेंगे कि अगर जो कोई ISI चीफ शुजा पाशा जैसा हो, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़े। इवन आज जो इनकी इत्तेहादी जमात क्यों लीग है, खुद चौधरी परवेज अली साहब बता चुके हैं कि शुजा पाशा और फैज हमीद हमारी पार्टी को तोड़ते रहे, और हमने जनरल बाजवा को शिकायत लगाई और हमारे मेंबर्स तोड़ के वो इमरान खान की पार्टी में लेके गए। तो जब ये न्यूट्रलिटी है, तो ये तो अब इमरान खान के मुकद्दरों में नहीं है, क्योंकि वो भुगत चुके हैं। जिन्होंने ये किया था, वो किरदार जिस तरह खुद इमरान के हाथों तजलील उनकी हो रही है, तो कल को कौन इमरान का साथ देगा? जो हाल जनरल बाजवा का हुआ है, जो जनरल फैज हमीद का हाल हुआ है, उसके बाद कौन इमरान खान के लिए ये काम करेगा? जैसे जाते हुए एक जनरल ने कहा कि हम 4 जनरल इमरान खान की मोहब्बत में मारे गए हैं। तो मेरी बात सुने, तो मेरे ख्याल से इमरान को तो मुतमईन करना
वो तो बड़ा ही मुश्किल काम है। मतलब सर ये जो बाप के मेंबर्स आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें कोई और मोटिवेशन नहीं है। भाई कौन से मेंबर्स शामिल? हमारे जो 40 साल हमारे साथ थे, उन्हें इमरान खान के साथ शामिल करवाया गया। अच्छा। पीपल्स पार्टी पंजाब की बड़ी जमात थी। जनरल ज़िया के बाद हमें तोड़ा गया, जनरल मुशर्रफ के दौर में हमें तोड़ा गया। इमरान खान तो जुमा 8 दिन में है ना सियासत में आया है। इसके साथ ये सारे जो मेंबर्स हैं वो कौन है? जो 40 साल से पीपल्स पार्टी ने, जिन्हें नीचे से ग्रास रूट लेवल से उठा के मिनिस्टर्स तक बनाया है। ये कौन है? शाह महमूद कुरैशी। ये कौन है? फवाद चौधरी। ये इसके इर्द गिर्द जरा सब देखे ना, ये कौन लोग बैठे हुए हैं? ये सब पीपल्स पार्टी के लोग थे। इन्हें तोड़ा गया, पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, खत्म किया गया। अच्छा। आज अगर इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो रहा है, वो विदाउट द सपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वो एक कदम नहीं चल सकता सियासी तौर पे। अच्छा। अब जो सियासतदान है वो अपनी पार्टी में वापस अगर आना चाह रहे हैं, अच्छा, तो मुझे आप इधर फैसला करके बताएं। मतलब ये नॉर्मलाइजेशन है कि नॉर्मलाइजेशन हो रही है अब? नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। हाँ। मेरी बात सुनिए जी। एक बंदा 40 साल एक जगह पे रहा है और एक जगह पे 4 साल रहा है। आप कहां पे कहेंगे कि उसे बजौरे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है? ठीक है। 40 साल का ताल्लुक तोड़ना मुश्किल बात है या 4 साल का डंडे का ताल्लुक जोड़ना? और वो सबको पता है। दूसरी बात मैं फिर इस पे कहूंगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस की बात हुई, लीगल टर्म्स में ये डिफरेंट चीज है कि नंबर पूरे करना। ये नंबर पूरे करने की बात नहीं है। हमने अदम एतमाद की इसीलिए वापस ली कि हम नंबर पूरे नहीं कर सकते। हम किसी को उसकी पार्टी छुड़वाएंगे तो वो तो हो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो हम एतमाद के वोट की तरफ है, उसके लिए कोई इतने ग्राउंड्स की जरूरत नहीं। वो आईनी इख्तियार है गवर्नर का। इन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लेंगे तो फिर रन ऑफ इलेक्शन में जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो चीफ मिनिस्टर होगा। इस सूरत हाल में इनकी हुकूमत नहीं रहती, ये सबको पता है। इसीलिए ये अदालत के पर्दे के पीछे जाके छुपे हैं और जाके बैठे हुए हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। पूरे तो तुम्हारा का वोट ले। ठीक है, पॉइंट आ गया। समीना साहिबा, आपसे ये सवाल है कि अगर पीटीआई रिजाइन कर देती है आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने पर, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे सिचुएशन को आप? ऐसा हो ही नहीं सकता जी, ये तो सारी क्यास राइयां हैं। ये करके तो देखिए, इनको लग पता जाएगा। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। क्या हमारा दुश्मन इतना कमजोर बैठा हुआ है? क्या परवेज इलाही साहब मंझे हुए पुराने सियासतदान है, उन्हें पता है कि अगर ये हम इस्तीफे ये लोग देंगे तो आराम से हमजा साहब जो है वो बुर्जुमान हो जाएंगे सीएम की सीट पर। तो ये स्टेप तो चौधरी साहब कभी लेने ही नहीं देंगे खान साहब को। ये ऐसा नहीं होगा। खान साहब को गाहे बगाहे चौधरी साहब समझा रहे हैं। खान साहब को ये भी चौधरी साहब ने कैटेगरी, अगर नहीं समझते फिर क्या करेंगे? यही तो सवाल है। नहीं, ये तो ना करेंगे तो उनको लग पता जाएगा ना। असेंबली है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। पंजाब पूरी नहीं, वज़ारत आला अभी उनके पास तो नहीं है, वो तो आपके पास ही है। तो लूज गेम है उनके लिए। इलाही साहब को बहुत अच्छा फैसला किया है कि चौधरी परवेज इलाही साहब सीट पर आकर सीएम बने। इमरान खान साहब ने बुजदार दौर में आपने देखा सबसे बड़ी गलती की थी। जब मैं आप कैटेगोरिकली आपसे बात कर रही हूँ खुलकर, मैं बिल्कुल नहीं घबराती कि जी हम एलाए हैं, लेकिन जहां पे वो गलत है हम उनको कहते हैं कि आप गलत थे। बुजदार साहब ने 4.25 साल में वो कुछ नहीं किया, बेड़ा गर्क पंजाब का कर दिया था, जो अब चौधरी साहब ने 4 महीनों में अच्छा करके दिखा दिया। लेकिन पंजाब में जो गंदम का बहरान पैदा हो गया उस पर आपको ब्लेम कर रहे हैं। एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं वजीर आला को बुलाकर पूछें कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, गंदम की बात की, उसका जवाब मैं पूरा कर लेती आपको। खैर चले, मैं गंदम पे आती हूँ। पास्को किसके अंडर आता है? फेडरल के अंडर। अफगानिस्तान में आटा स्मगल हुआ, फेडरल गवर्नमेंट कहां पे सोई हुई थी? नहीं किया। पास्को को चाहिए था कि शॉर्टेज हो रही है, वो फौरन अपने सूबों को, क्योंकि सूबे 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार है, सूबों के पास आ गया था, ये करते। लेकिन आज चौधरी साहब ने क्या किया? मैं भी उस मीटिंग में मौजूद थी। आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने 18,40,000 जो तोड़े, जिसको थैला कहते हैं 10-10 किलो के, उसके ऊपर गवर्नमेंट पैक के ऊपर ले आए हैं। यानी कि गवर्नमेंट चौधरी परवेज इलाही साहब सब्सिडी दे रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के थ्रू जितने मुस्तहिक लोग हैं उनको सब्सिडी, और ये रोज की बुनियाद पर, ताकि ये जो माफिया खड़ा हो गया है ना आटे का, उसको खत्म करें। चौधरी साहब खत्म कर रहे हैं। ये फेडरल डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस थी कि जो आटा स्मगल हुआ है, जिसकी वजह से जितना माफिया आटे का, शुगर माफिया, आटा माफिया, ये सर उठा लेते हैं। ये 2007 में भी हुआ था आटे का। मैं तब इलेक्शन लड़ रही थी और मुझे पता है कि मैंने कैसे लोगों को फेस किया था। तो आटे का एक बहरान आ जाता है, लेकिन नेग्लिजेंस आई है। अब आप देखें एमएनए जो बने हुए, पंजाब से ही सीटें लेकर एमएनए बने, क्या उनका राइट नहीं था
क्या वो नहीं सर जोड़ सकते थे छोटी एक सूबों के साथ, केपी या पंजाब? उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो नहीं, वो कह रहे हैं उन्हें आपने पंजाब असेंबली में फंसा दिया ना, वो उस तरफ लगे हुए हैं। उन्हें उनका ध्यान ही सारा मुजम्मिल पंजाब के लोगों पे आ गया। अब वो मंडी नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुकी हुई है। अब ये सिर्फ अब क्या कर रहे हैं, जो चंद लोगों ने शिकायत की है खान साहब को कि हमें लालच दिया जा रहा है कि अब्सटेन कर दें, अब्सटेन हो जाए, एब्सेंट हो जाए, मत आया। समीना साहिबा, आखिरी सवाल, शॉर्टली, टाइम शॉर्ट है, आपने 10 से ज्यादा सीटों का मुतालबा किया है तहरीक इंसाफ से, या सब फेक न्यूज है ये? नहीं, हमने 10 से ज्यादा का सीटों का किया है जी, 10 से ज्यादा सीटें हमने मांगी। ये मुज़ाकरा चल रहे हैं। अच्छा, चल रहे हैं, ठीक है, आपको बता नहीं सकती, लेकिन हमने 10 से ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीना खावर अयाज साहिबा। आमिर आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है वो संगीन होता जा रहा है। महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इसके अलावा आटे का बहरान भी हम देख रहे हैं जो कि इतना संगीन हो गया कि कुछ जगहों पर तो लोगों की जानें चली गई लाइन में लगे हुए। इसके साथ साथ जेनेवा में आज कॉन्फ्रेंस हुई है सैलाब मुतासरीन के लिए, जहाँ पर 10 अरब 57 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया गया है, जिसको एक ये भी कहा जा रहा है कि एक अच्छा जो है वो एक रिलीफ़ है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, ख़ास तौर पे जो रिलीफ़ एफर्ट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने तक जो है वो डिफ़ॉल्ट का चांस नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मुश्किलात ज़रूर हैं। इस पर हम आज बात करेंगे। आबिद सुदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, ये जो जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको ये कहा जाए कि डिफ़ॉल्ट से फिल वक्त बचाने का एक ज़रिया हो सकता है ये, क्योंकि 10 अरब है वो प्लेज किए जा रहा है? देखिए, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। एक है पाकिस्तान की जो पेमेंट का शेड्यूल क्या है, और दूसरा ये है कि जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी प्लेजेस, और वो प्लेजेस कब तक मटेरियलाइज होंगी और वो कहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, और ये दोनों चीज़ों को हमें सेपरेट रखना होगा। यहाँ तक पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ताल्लुक है तो वो मैं शुरू से कहता चला आया हूँ कि हमारा डिफ़ॉल्ट होना या ना होना ये डिपेंड करता है कि हमारे सऊदी अरब से, चाइना से और अमेरिका से, यानी IMF से कैसे ताल्लुकात हैं। अगर इन 3 पार्टियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो पाकिस्तान की माली मुश्किलात तो रहेंगी, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। सऊदी अरब अगर अपने लोन्स को रीशेड्यूल कर देता है, चाइना रीशेड्यूल रोल ओवर दे देता है, और IMF के साथ जो नामा रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाता है, तो कम से कम पाकिस्तान के कोई डिफ़ॉल्ट का खदशा नहीं रहता। लेकिन वो जो एक माली मुश्किलात है वो ज़रूर रहेंगी। अभी इसको आप एक इसका तीसरा एंगल भी है, और वो एक बहुत हाई प्रोफाइल विजिट आप देख रहे हैं कि जो हो रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त सऊदी अरब में है, उनका दौरा एक दिन के लिए एक्सटेंड भी हो गया। तो अगेन दोस्त ममालिक जो हैं वो कुछ अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं या कुछ टूर्स को देख रहे होते हैं, यहाँ पे वो अपनी मेजर अनाउंसमेंट करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जो थोड़ा सा डिले हुआ था सऊदी अरब के साथ रोल ओवर का, वो रोल ओवर में कुछ रिलीफ मिल जाएगा। इस तरीके से चाइना के साथ रोल ओवर, तो अल्लाह ना करे कोई डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन जो है वो तो नहीं, लेकिन IMF का प्रोग्राम बहाल कराने के लिए जो चंद शराइत जो हैं उनमें एक ये भी होगी कि पाकिस्तान में जो ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक रेट में जो डिफरेंस आया उसको कम किया जाए। तो वो देखना होगा कि वो रेट का जो कमी है वो ओवरनाइट होती है या ग्रेजुअली। तो आबिद साहब, ये जो डार साहब की एक्सचेंज रेट की मैनूवरिंग है, आप एग्री करते हैं इससे कि ये सही तरीका है कार है फिलहाल सस्टेन करने का? देखिए, फिलहाल अब चूंकि आपने देखिए होगा कि अब तो कमर्शियल बैंक ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि आप अगर कोई बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में तो वो ओपन मार्केट का रेट जो है वो अप्लाई करेंगे। आबिद साहब, ये जो बात हो रही है कि 5.6 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं, ये 5 महीने तक चल जाएंगे, और IMF ने ये कहा है कि जून तक शायद जो है वो पैसे मिल सकते हैं पाकिस्तान को, जो कि अब तक नहीं आए। तो इस हवाले से क्या ओपिनियन है आपकी? आबिद साहब से रब्ता कायम करते हैं। अब तक तो यही तफसीलात सामने आ सकी हैं कि जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है सैलाब मुतासरीन के हवाले से, जहाँ एंटोनियो गुटेरेस भी मौजूद थे, इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं। वहाँ पर इस्लामी तरक्याती बैंक की तरफ से भी 4.2 अरब डॉलर जो है वो प्लेज किया गया है। इसके अलावा ओवरऑल
10 बिलियन से ज़्यादा की अमाउंट जो है उसको प्लेज किया गया। आबिद साहब, आपसे ये सवाल करना चाह रहे थे कि जिस तरह से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सामने आया है कि ये 5.6 अरब डॉलर के जो ज़खायर हैं ये 5 महीने तक चल सकते हैं, आप इससे एग्री करते हैं कि इसमें मज़ीद डिप्लेशन अगर नहीं होती तो हम इसको सस्टेन करवा सकते हैं एटलीस्ट 6 महीने के क्वार्टर तक अगले? जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये अब डिपेंड करता है जो रोल ओवर्स और IMF का जो स्केड्यूल बन रहा है नामा रिव्यू कंप्लीट होने का, तो वो कब तक कंप्लीट होता है। जो इमीडिएट डेंजर है डिफॉल्ट का, वो ना पहले था और उसकी वजह पाकिस्तान की वो नहीं है मजबूत इक्तिसादी पोजीशन नहीं, बल्कि हमारी खारजा पॉलिसी है और ना वो अभी आगे है। लेकिन जाहिर है कि इसका जो रुपए पे प्रेशर है वो रहेगा, महंगाई रहेगी और स्पेशली जो रुपए की कदर है उस पर भी इसका एक प्रेशर जो है वो रहेगा। आबिद साहब, जो शॉर्टेजेस हो रही हैं, जैसे आटे के हवाले से बात की जा रही है, कराची में 3,000 रुपये पर केजी जो है वो हो चुका है, तो इसको किसने मिसमैनेज किया है? क्योंकि सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं इस पर। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो गंदम की मिसमैनेजमेंट है ये शुरू हुई पंजाब से और सिंध से, दोनों ही हमारे वीट प्रोड्यूसिंग प्रोविंसेस हैं। पंजाब में आपको याद होगा कि मार्च के फौरन बाद जब प्रोक्योरमेंट खत्म हुई सरकारी गंदम की, तो जो फ्लोर मिल्स हैं उनको सरकारी नर्ख पे सब्सिडाइज गंदम देना शुरू कर दी गई, जो कि कभी भी पॉलिसी नहीं होती थी। हमेशा जो गंदम जो है वो सितंबर के करीब जाके इशू होती थी ताकि पहले प्राइवेट सेक्टर की गंदम जो है वो कंज्यूम हो जाए और उसके बाद फिर सरकारी गंदम निकाली जाए। लेकिन वहां पे सरकारी गंदम अप्रैल के महीने से शुरू कर दी गई देना, और अब पंजाब के ज़खायर जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं सरकारी, और प्राइवेट सेक्टर पे गंदम निकल रहा है। सिंध में जो फ्लड्स की वजह से गंदम में जो शॉर्टेज आई, सरकारी गंदम कुछ बह गई, कुछ शो कर दिया गया कि बह गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। और तीसरा इम्पोर्टेंट इशू जो है वो अफगानिस्तान का भी है। जाहिर है कि अगर अफगानिस्तान में डॉलर जा रहे हैं तो वहाँ पे गंदम भी जाती है और हिस्टोरिकली जाती है और वहाँ पे हर चीज जारी होती है। तो ये सब फैक्टर्स मिलके इस दफा, और आप ये भी देखें कि वो जो अफगानिस्तान से बल्कि आगे तक ये गंदम जा रही है, उससे पहले यूक्रेन की गंदम उस एरिया में आती थी, और अब चूंकि जंग की वजह से यूक्रेन की सप्लाई लाइन जो है वो कट गई, तो पाकिस्तानी गंदम जो है ये भी स्मगल हो रही है। और ये सारा बिल्कुल गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए। आवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।